हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो आज हम चलते हैं, जो पिछले लेक्चर में बताए थे आज हम उसी को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और केवल आज क्या करेंगे, लिखने का काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि पिछले लेक्चर में पूरा लेक्चर क्या हुआ था, केवल समझाए थे। ठीक है, आज उसी को क्या करना है, लिखना है। तो क्या था ऑक्टाहेड्रल में, ऑक्टाहेड्रल यहां भी लिखिए और यहां भी लिखिए ऑक्टाहेड्रल। ये दोनों ऑक्टाहेड्रल रहेगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन दो होता है ना ऑक्टाहेड्रल का, sp3d2 d2sp3, सॉरी sp2, ठीक है, d2sp3। हाँ ठीक है, तो ये हो गया ऑक्टाहेड्रल, ये भी ऑक्टाहेड्रल। तो ये क्या करता है, बंटवारा करता है ऑक्टाहेड्रल का। ठीक है, नाम ही है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, मतलब क्या करना है, इसको बंटवारा करना। और बंटता कौन सा है, डी ऑर्बिटल। तो देखिए यहाँ पे डी ऑर्बिटल बना लेते हैं। डी में कितना ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। चलिए 5 ऑर्बिटल हो गया। अभी सबका एनर्जी सेम है। तो जैसे थोड़ा एक लेवल ऐसा आता है, एक ऐसा लेवल आता है जहां पे एनर्जी क्या होता है, इससे यदि थोड़ा भी ज्यादा देंगे ये बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये अभी डिजेनरेट ऑर्बिटल है, इसमें क्या होगा, 2 एक्सियल होगा और 3 नॉन एक्सियल होगा, जो आप लोग को बता दिए हैं। इसमें भी क्या होगा, वही होगा। लेकिन ये ऐसा सेंटर है जहां से थोड़ा भी एनर्जी जब ज्यादा देंगे तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब इस सेंटर को हम कहेंगे बेरी सेंटर। क्या कहेंगे, बेरी सेंटर, बेरी सेंटर। चलिए मान लीजिए एनर्जी थोड़ा भी ज्यादा दे देते हैं, थोड़ा दिए तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। बढ़ जाता है तो इजी ऑर्बिटल ऊपर चले जाता है। कौन सा चले जाता है, इजी। इजी किसको कहते हैं, एक्सियल को। ठीक है, यानी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये है और ये डी जेड स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, नीचे वाले में T2g ऑर्बिटल को रखेंगे, T2g ऑर्बिटल। आगे हम बताए थे कि ऊपर वाला इसीलिए ऊपर जाता है क्योंकि उसके पास उसका एनर्जी हाई होता है। क्या होता है, इसका एनर्जी हाई होता है और नीचे वाला की एनर्जी लो होता है। तो दोनों के बीच हम बोले थे कि कितना का डिफरेंस होता है, 1 का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसको बोले थे ये कितना से ज्यादा एनर्जी लेके आया, 3 को से। इसको बोले थे 3/2 लिख देने के लिए, सॉरी 3/5। और इसको किस में लिखे थे, प्लस में बोले थे लिखने के लिए, 3/2, सॉरी 3/5 प्लस में, और यहाँ पे माइनस में 2/5। ठीक है, ये किसका वैल्यू है, डेल्टा ओ का। चलिए वैल्यू उसमें लिख देंगे, दोनों में वैल्यू लिखते हैं तो गड़बड़ हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। यही स्ट्रक्चर फिर इस साइड भी हम बनाएंगे, ऑक्टाहेड्रल ही है इसीलिए सेम ही होगा। अब यहाँ से क्या होगा, एक सेंटर होगा जिसको बेरी सेंटर कहेंगे और यहाँ से और भी बढ़ जाएगा, ऑर्बिटल क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऊपर में 2 ऑर्बिटल जाएगा और नीचे में 3 आएगा। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, इजी ऑर्बिटल कहते हैं, नीचे वाले को T2g ऑर्बिटल कहते हैं। यहां से यहां तक का वैल्यू कितना है, यहां से यहां तक का वैल्यू है +3/5, या इसी को लिखिए 0.6। यहां से यहां तक का वैल्यू कितना है, -2/5 या 0.6।
4। ठीक है, क्यों होता है ये सब पहले बता चुके हैं, आज केवल लिखाने का काम करना। अब देखिए ये क्या होता है ना कि जो इसमें पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उससे पहले हम ये बता देते हैं ऊपर में क्या होता है, ऊपर वाले की एनर्जी है होता है, इसमें क्या होता है Eg का एनर्जी है होता है, द Eg ऑर्बिटल एनर्जी ऑफ Eg orbital, the energy of Eg orbital will be more। Eg का क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा, Eg ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा होगा, किससे, देन T2g ऑर्बिटल, T2g ऑर्बिटल, T2g ऑर्बिटल से क्या होता है, इसका एनर्जी ज्यादा होता है। अब इसमें भी हम देखते हैं द एनर्जी ऑफ Eg ऑर्बिटल, द एनर्जी ऑफ Eg ऑर्बिटल will be more than T2g orbital, T2g orbital। अब देखिए अगले स्टेप में इसको क्या कहेंगे, इसका जब एनर्जी क्या होगा, है होगा, इसमें क्या करेंगे, 1 1 करके भरेंगे, क्या करना है, ऑक्यूपाई करेंगे 1 by 1, ऑक्यूपाई 1 by 1 इलेक्ट्रॉन, या फिर इससे बढ़िया लिख दे, हुन्स रूल को क्या करता है, ये फॉलो करता है, क्या करता है, हुन्स रूल क्या करता है, पहले एक एक करके सब में भरिए, वही ना, क्या कर लिख दे, फॉलो हुन्स रूल, हुन्स रूल को ये फॉलो करता है, लेकिन ये हुन्स रूल को फॉलो नहीं करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये इसमें क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन यदि भरना हो तो ऐसे करके एक एक करके भरेंगे, लेकिन इसमें क्या करना है ना, एक इलेक्ट्रॉन पहले भर दिए इसे, इसमें नहीं भर के कहाँ भरना है, इसमें भर देना है। ठीक है, फिर यहाँ तक भर जाएगा तब उसमें भरना स्टार्ट करेंगे। तो समझ लिए, रहने दीजिए एग्जाम्पल, कोई बात नहीं। ये क्या किया, फॉलो किया हुन्स रूल को, एक एक करके भर दिए, फिर यहाँ गए उसमें भरे, ये लेकिन हुन्स रूल को फॉलो नहीं करता, 3 को भरा फिर चौथा भर दिया, लेकिन हुन्स रूल का आता है पहले पूरा को भरो, एक एक करके पूरा हो। ठीक है, ये क्या करेगा, हुन्स रूल को फॉलो नहीं करेगा। does not follow हुन्स रूल, ये हुन्स रूल को फॉलो नहीं करता। अब देखिए ये सब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो स्पिन हाई हो जाएगा लॉग, हम बताए थे जो अकेला रहता है फ्री रहता है तो क्या होगा, उसका एनर्जी हाई रहता है, इसमें क्या बोलेंगे, एनर्जी क्या होता है, हाई एनर्जी होता है, हाई एनर्जी होता है, लेकिन इसमें क्या होगा, एनर्जी लॉस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, पेयर हो जाता है, तो इसको ये हाई है, ये कम है एनर्जी ना, इसको कर देते हैं स्मॉल एनर्जी, स्मॉल। और देखिए इसको बोल सकते हैं हाई स्पिन, हाई स्पिन, इसको क्या बोलेंगे,
लॉ एसपी। देखिए ये पेयर नहीं हुआ, इसका मतलब ये क्या हो गया, यदि ये पेयर हो जाता तो ये क्या हो जाता, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड। लेकिन जब पेयर नहीं हुआ ये क्या हो गया, वीक फील्ड लिगांड। इसको हम ये कह सकते हैं एक्ट एज वीक फील्ड लिगांड, एक्ट एज, या फिर लिखिए डायरेक्ट वीक फील्ड लिगांड। वीक फील्ड लिगांड। इसका बात करें ये क्या हो रहा है, पेयर हो रहा है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ लिए होंगे और पीछे भी बता दिए थे। अब हम आगे का बात करते हैं, ऑक्टाहेड्रल सब टेट्राहेड्रल पे जाते हैं, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था इसका कोऑर्डिनेशन नंबर था 6। कौन सा था, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले का हम बात करेंगे। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर किसका बात कर रहे हो, 4 का। दो चीज होता है, एक टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल, एक होता है स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, टेट्राहेड्रल का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है, आप लोग जान रहे हैं। फिर स्क्वायर प्लेनर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन फटाफट बोलिए क्या होता है, ये होगा dsp2। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा कैसा, मेटल है, ऊपर में मान लो S आ गया, नीचे में P, यहाँ भी P और एक और P, 3 गो P। इसका हाइब्रिड कैसा हो जाएगा स्ट्रक्चर, मेटल है, यहाँ भी लिगांड आ गया, मान लेते हैं S, यहाँ भी P, यहाँ P, यहाँ भी P, मतलब ये प्लेन की तरह हो गया, एक प्लेन बन गया। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर है, प्लेन बन गया। अब यदि इसका हम स्प्लिटिंग का बात करें, क्या करें, बंटवारा का बात करें, तो देखिए हम लोग अभी पिछले लेक्चर में पढ़े थे इसका बंटवारा कैसे होता है। देखिए बेरी सेंटर तक सब कुछ सेम ही रहता है। चलिए बेरी सेंटर तक पहले हम ले जाते हैं। अब मान लीजिए ये बेरी सेंटर है, ये क्या है, बेरी सेंटर है। सेंटर में यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल में क्या था, T2G नीचे था और क्या था, EG ऊपर था। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, T2G ऊपर चले जाएगा और EG नीचे आ जाएगा। मतलब T2G कहाँ चले गया, ऊपर, और EG कहाँ चले गया, नीचे। ये हो गया EG। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, T2G का एनर्जी बढ़ जाएगा। एनर्जी क्या हो जाएगा, इसमें बढ़ जाएगा। एनर्जी कितना बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा 0 बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा 3 होगा, टेट्राहेड्रल है ना, क्या हो जाएगा, 2 को से ऊपर गया है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, +2/5। ये कितना से नीचे है, 3 को से, तो डेल्टा T बराबर -3/5। इसको डिवाइड करने से 0.4 आ जाएगा प्लस में, और ये आ जाएगा
0.6। ठीक है, अब देखिए ये तो समझ लिए होंगे। अब आगे बात करते हैं। इसका कैसे निकलेगा, इसका थोड़ा जटिल है, जिस कारण से हम डायरेक्ट वेरी सेंटर से ही बना देते हैं। ठीक है, ये पहले नहीं लिखेंगे, तो हम वेरी सेंटर से ही डायरेक्ट बनाते हैं और अरेंज कर देंगे कि ये वेरी सेंटर है। मान लेते हैं कि ये क्या है, वेरी सेंटर है, वेरी सेंटर। अब देखिए यहां से बटा, यहां भी गया ना, तो है तो ये कौन सा स्क्वायर प्लेनर, लेकिन ये बढ़ता किस तरह से है, देखिए ऑक्टाहेड्रल की तरफ बढ़ता है। ये कैसे बढ़ेगा, ऑक्टाहेड्रल की तरफ, मतलब ऊपर में 2 गो, नीचे में कितना 3 गो। ऊपर वाले को क्या कहेंगे, ईजी, इसको क्या कहेंगे, ईजी। स्क्वायर प्लेनर में यही बात खत्म नहीं होता, इसमें फिर से एनर्जी डालना पड़ता। और देखिए ये ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बना, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में भी क्या होता है, ऐसे ही स्ट्रक्चर आता है, लेकिन ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, एक ऊपर से भी एक नीचे से भी क्या होता है, और 2 लिगेंड जुड़ा हुआ रहता है, एक ऊपर से नीचे से 2 लिगेंड और जुड़ा हुआ रहता है, इसीलिए उसी की तरह स्ट्रक्चर बनता है। और जब हम एनर्जी देंगे तो ये भी 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। कितने पार्ट में बढ़ जाएगा, 2 पार्ट में। ये बढ़ गया और ये भी बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसमें कौन सा पार्ट था, ये था dx² माइनस y², ये था dz²। ये dxy dyz dzx। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, इसमें जब दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक्सियल हैं, लेकिन ये ऑर्बिटल dx² माइनस y² का है, ये dz² का है, तो x² और y² वाला और ज्यादा पावरफुल होता है, ज्यादा एनर्जी देंगे तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। x और y वाला ऊपर आ जाएगा, सबसे ऊपर आ जाएगा, तो x और y वाला क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ऊपर आया तो हो जाएगा, ये एक ऑर्बिटल आ गया ऊपर, और ये ऑर्बिटल में क्या है, dx² माइनस y² है। अब यहाँ देखिए इसमें भी xy वाला क्या हो जाएगा, इसके पास पहुंच जाएगा, एनर्जी इसका भी क्या हो जाएगा, इस वाले का ज्यादा हो जाएगा। ये यहाँ पहुंच गया, एक एक ऑर्बिटल पहुंचेगा ना जी, एक एक में xy है ना, ये xy वाला यहाँ पहुंच गया, dxy। अब देखिए क्या होता है, ये दोनों नीचे आ जाएगा और ये भाई साहब यहाँ बीच में आ जाएगा, dz² इसके बाद आ जाएगा, dz², और ये जो दोनों बच गया, ये अब यहाँ पे लिखा जाएगा, बच जाएगा, ये दोनों यहाँ रह जाएगा। ये हो जाएगा dyz और dzx। अब देखिए इस सब ये दोनों का एनर्जी सेम हो गया, इसका अलग हो गया, ये अलग हो गया, मतलब 3 टाइप का एनर्जी हो गया। क्या हो गया, 3 तरह की एनर्जी। यहाँ से यहाँ तक का एनर्जी को मान लीजिए Δ1 फर्स्ट एनर्जी, यहाँ से यहाँ तक का एनर्जी को मान लीजिए सेकेंड एनर्जी, और यहाँ से यहाँ तक का मान लीजिए कौन सा एनर्जी, थर्ड एनर्जी। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए एनर्जी जो होता है 3 पार्ट में बट गया, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा, Δ1 का। इस तीनों पार्ट में सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होता है, Δ1 का। ठीक है, उसके बाद किसका होगा, Δ2 का, उसके बाद किसका होगा, Δ3 का। मतलब
जो जितना ऊपर है उसका एनर्जी उतना ज्यादा होगा, जो जितना नीचे है उसका एनर्जी उतना कम होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एनर्जी का। वैसे पिछले का भी वैसे ही एनर्जी होगा। देखिए एनर्जी का यदि बात करें, आगे आगे बात कर लेते हैं। ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं और आगे बात करते हैं। और इसमें पेयरिंग का बात करते हैं तो ये पेयरिंग नहीं होता है, नो पेयरिंग, ये पेयरिंग नहीं हुआ, लेकिन ये पेयरिंग हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसका। चलिए अब हम इसके एनर्जी का बात करते हैं। एनर्जी का क्रिस्टल फील्ड थ्योरी स्प्लिटिंग है ना, तो क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इसकी एनर्जी का क्या होगा। देखिए इसका एनर्जी हम निकालते कैसे, तो पहली बात इसका एनर्जी जो है ना हम लोग वही थ्योरी से निकालेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ क्या एन मतलब T2G, T2G मान लीजिए T2G का देख लेंगे उसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ लिख देंगे और उसको गुना कर देंगे क्या T2G के एनर्जी से। कौन चीज से, एनर्जी से। ये कौन सा एनर्जी ले रहा है, ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं डायरेक्ट। मान लीजिए ऑक्टाहेड्रल के लिए लेंगे तो डेल्टा 0 ले लेते हैं, तो T2G का ही 0 लेना है। ठीक है, अब देखिए इसका क्या हो जाएगा Eg का, अब फिर किसके साथ गुना, डेल्टा O के साथ गुना, मतलब Eg का जो डेल्टा O था उसके साथ गुना करना है। एग्जांपल भी देखिए बताते हैं। ये T2G है, ये Eg, ठीक है, तो Eg में क्या करते थे, ये मान लीजिए बेरी सेंटर है, यहां से यहां तक का कितना निकला था अभी हम निकाले थे, तो ये ऊपर वाला का निकला था +3, हाँ तो 0.6, और इसका निकला था -0.4। मतलब ऑक्टाहेड्रल के केस में एनर्जी की जगह कितना से गुना कर देंगे, T2G का है तो T2G तो ये नीचे वाला है T2G, ये Eg। तो अब देखिए कैसे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे एन जो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, 5 गुना 5 नहीं तो 4 लीजिए, 4 गुना, अब डेल्टा 0, डेल्टा किसका लेंगे वैल्यू, T2G का, T2G का वैल्यू कितना है -0.4, क्या है -0.4, अब प्लस, अब देखिए टोटल नंबर ऑफ एम मतलब Eg में एक ही इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 ही होगा ना, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड, मान लीजिए ऐसे था, इससे पहले दिए थे ना ऐसे, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 गुना -0.4 प्लस, अब इसका बात करते हैं, यहाँ पे 1 है, इसको गुना कर देंगे किसके साथ, डेल्टा O के साथ, डेल्टा O इसका कितना है +0.6, अब गुना कर दीजिए, क्या होगा 4 3 12, 1.2 प्लस 0.6, मतलब आ गया इसका एनर्जी कितना 0.6। यही हो गया क्या स्प्लिटिंग का एनर्जी, ऐसे ही निकालते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं हेयर, यहाँ क्या है n इक्वल टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड नहीं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से आप क्या करेंगे एनर्जी निकाल लेंगे। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। ये तो तब निकाल पाइएगा जब आप क्या हो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल पता हो, या आप चाहते हैं कि बिना हम वो सब निकाले, कैसे निकाले, तो उसके लिए भी ऑप्शन है। कैसे देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग
फैक्टर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, इसके भी है लगभग 4 रूल होंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। दूसरा का क्या है, नेचर ऑफ लिगांड। नेचर ऑफ लिगांड से पहले हम क्या कर ले, सेंट्रल मेटल एटम का ही नेचर देख ले। नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तीसरा है नेचर ऑफ लिगांड। ये फैक्टर अफेक्टिंग है, इससे क्या होता है, एनर्जी निकलता है। ठीक है, ये किसी भी चीज का हम क्या करते हैं, एनर्जी कैसे निकाल लेते हैं। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं कि इसका कैसे प्रयोग करें। तो देखिए सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, मतलब वही हो जाएगा कि जो ज्यादा मतलब एनर्जी उसके पास। उसके बाद नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम का बात करते हैं। ये नेचर इसका देखेंगे कि 3D का है कि 2D का है कि कौन चीज का। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम कौन चीज का है, 3D सीरीज से है कि 3D सीरीज से है कि 4D सीरीज से है कि 5D सीरीज से। पीरियोडिक टेबल में 3D सीरीज, ठीक है, उसमें देखेंगे। उसके बाद तीसरा है नेचर ऑफ लिगांड, मतलब लिगांड के नेचर से देखेंगे कि ये कौन सा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड लिगांड है, ये सब हम देखेंगे। फिर उस पर डिसीजन लेंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड होगा तो उसका एनर्जी क्या होगा, ऑलरेडी हाई होगा। ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं एक एक करके हम लिखते हैं। तो इसका हम डायरेक्ट एग्जांपल से ही बात करते हैं। एग्जांपल ए नंबर में क्या हो जाएगा, K4 एफिशिएंट का होल 6 -4 K3 एफिशिएंट का होल 6 -3। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आपके पास सवाल है, आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर इसका। ऑक्सीडेशन नंबर इस पे निकालिए। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। इसमें कितना आएगा ऑक्सीडेशन नंबर, देखिए K4 है एफिशिएंट का होल 6, मतलब Fe पे -6 आ गया। -6 आया तो -6 हम कितना जोड़ेंगे तो -4 आएगा +2, मतलब Fe पे +2 चार्ज आ गया। Fe पे जो +2 चार्ज आ गया तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +2 हुआ। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए फटाफट, क्या आ जाएगा, -6। इसमें +6 देंगे तो ये दोनों जोड़ने के बाद इतना आ जाएगा, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +3। तो अब बताइए किसका ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर किसका मैक्सिमम हो गया, उसका। तो एनर्जी किसका ज्यादा हो जाएगा, या इफेक्टिव किसका ज्यादा हो जाएगा, बी का ज्यादा हो जाएगा ए से। ठीक है, यही हो गया। अब बात करते हैं अगले का, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम का बात करते हैं फटाफट। दूसरा का बात करते हैं नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। अब देखिए नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, हम बोले कि 3D का है कि 4D का है कि 5D का है। तो इसमें क्या हो जाता है ना कि 3D का ज्यादा हो जाएगा। देखिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किसका ज्यादा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 3D 4D
5D। ये सवाल 3 सवाल है ये। तो अब इसको हमें बनाना है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालते। देखिए यहाँ CN पे -4 हो गया तो ये +2 हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, -4 में +2 जोड़ेंगे तब आ जाएगा -2। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी -2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर सबका देखिए क्या हो गया, बराबर हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर +2। इसका भी है, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2 है। और इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2। क्या ये ऑक्सीडेशन स्टेट से फैसला हुआ कि स्प्लिटिंग एनर्जी किसका ज्यादा है, कौन इफेक्टिंग ज्यादा है, ये पता चला नहीं ना। अब क्या करना है, इसके लिए हमें देखना सेंट्रल मेटल एटम किसका है। ठीक है, 3D का है कि 2D का है, सॉरी 3D का है कि 4D का है, 5D का। यहाँ देखिए ये 3D का है, 3D का है, ये 4D का है और ये 5D का। तो हमने क्या बताया, किसका ज्यादा होता है, 5D का फिर 4D का फिर 3D का। तो किसका ज्यादा हो जाएगा, C का ज्यादा हो जाएगा, फिर B का ज्यादा होगा, फिर A का ज्यादा होगा। ये हो गया आंसर। फिर अब हम तीसरा नेचर का बात करते हैं। नेचर ऑफ किसका, नेचर ऑफ लिगांड का। अब लिगांड के हिसाब से चलते हैं। इसमें स्क्वायर प्लेनर का सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद किसका होगा, ऑक्टाहेड्रल का होगा, ऑक्टाहेड्रल का। उसके बाद किसका होगा, टेट्राहेड्रल का। मतलब टेट्राहेड्रल का क्या होता है, एनर्जी सबसे कम होता है। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं इस सब का है। फाइंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन, देखिए ये सवाल है। अब इसमें से किसका क्या है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है। देखिए सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर से चेक करेंगे, नहीं होगा तो नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम से, उसके बाद नहीं होगा तो नेचर ऑफ लिगांड से। तो तीनों है। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते, जब बराबर हो जाए तब देखेंगे। देखिए F पे -1 होता है तो 4 हुआ तो -4 या -2 चाहिए। -4 में कितना जोड़ें, +2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ +1 है। और DMG पे -2 होता है, एक ही DMG है तो -2 हो गया। अब -2 में कितना जोड़े तो +3 आ जाएगा, +1 आ जाएगा। यहाँ +3 जोड़िए तो क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। इसका बात करते हैं। SCN पे -1 होता है तो CO पे कितना जोड़े तो -2 आ जाएगा। -2 है ना, CO +2, यहाँ +2 होगा ना। यहाँ पे SCN का होल 4 है। ठीक है, सवाल मिस्टेक था। यहाँ पे क्या हो गया, -4 हो गया। जैसे -4 हुआ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए -4 यहाँ भी हुआ तो यहाँ भी +2। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर की यदि हम बात करें, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इसका भी +2। देखिए इसका +2 है, इसका +3 है, इसका +2। मतलब हमको हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ जब प्राप्त है तो इसका मतलब सबसे ज्यादा क्या है, इसी का। तो टिक लगा दीजिए, ये हमारा क्या है, सही है। अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो ये सवाल है आपके पास, आपको ये सवाल क्या करना है, बनाना है, स्प्लिटिंग एनर्जी निकालना है।
फटाफट निकालिए। देखिए पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना है। देखिए -4 हो गया तो ये +2 हो जाएगा, ये -6 हो गया, यहाँ +2 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ये प्लस। कैसे निकलता है आप लोग को सिखा दिए हम पिछले लेक्चर में, बहुत सारा लेक्चर इस सब पे हम दिए हैं, समझाए हैं। इसमें देखिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया +2, इसका भी हो गया, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर +2, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर +2। क्या ये ऑक्सीडेशन नंबर से क्लियर हुआ? नहीं ना। अब नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम के नेचर से पता करते हैं। यदि ऑक्सीडेशन नंबर से पता ना चले तो क्या करना है, नेचर से पता करना है। किसके नेचर से? सेंट्रल मेटल एटम के नेचर से। ठीक है, अब हम पता करते हैं नेचर से। तो नेचर में हम क्या देखते हैं कि कौन चीज का एलिमेंट है, 3D का है कि 4D का है कि 5D का। ये देखिए ये भी 3D, ये भी 3D, ये भी 3D। क्यों? क्योंकि सब में मेटल के रूप में क्या है, निकल ही है। ये भी क्या हो गया 3D सीरीज का हो गया, ये भी 3D सीरीज, ये भी 3D सीरीज। अब बताइए क्या इससे भी क्लियर हुआ? नहीं ना। अब मेटल के नेचर से पता करते हैं, नेचर में सॉरी लिगांड के नेचर से। तो लिगांड के नेचर से देखेंगे तो वो स्क्वायर प्लेनर है, टेट्राहेड्रल है कि ऑक्टाहेड्रल, बाद में देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड है कि वीक फील्ड लिगांड है। ठीक है, हम बोले थे कि C और N यदि देने वाला हो तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड कहलाता है। ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड हो गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड हो गया। अब इसका बात करते हैं, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड हो गया। ये क्या हो जाएगा, वीक फील्ड लिगांड हो जाएगा। एक बात तो क्लियर हो गया, ये वीक फील्ड लिगांड है तो इसका एनर्जी सबसे कम होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड का ज्यादा होता है, तो सबसे कम ये हो गया। अब इस दोनों में कौन ज्यादा है? अब इसमें बात करते हैं कौन ऑक्टाहेड्रल है कौन टेट्राहेड्रल। ये देखिए कौन सा है, ये है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। अब बात ये रह गया कि ये टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल होगा कि स्क्वायर प्लेनर होगा। तो हमारे हिसाब से जहां तक हम जानते हैं कि जिसका कॉन्फ़िगरेशन निकल का हो जाएगा कि जो 4s2 3D है, इसमें से 2 निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा तो यहाँ से निकलेगा 0 हो जाएगा 3D है, मतलब 3D में कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए, 3D में 8 होना चाहिए। तो भरो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड है, पेयरिंग हो जाएगा। ये पेयरिंग हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, ये यहाँ से एक S वाला को शामिल करेगा, P का दूगो को, मतलब ये DsP2, मतलब ये स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। ये अब हम देखते हैं, ये स्क्वायर प्लेनर हो गया, स्क्वायर प्लेनर, और ये ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर में किसका ज्यादा होता है एनर्जी, तो स्क्वायर प्लेनर का। इस प्रकार से हमारा एनर्जी सबसे ज्यादा किसका, स्क्वायर प्लेनर का, तब ऑक्टाहेड्रल, तब किसका, वीक फील्ड लिगांड का। मतलब 3 का सबसे कम, उससे ज्यादा 2 का, उससे ज्यादा 1 का। यही हो गया हमारा क्या, स्प्लिटिंग। मतलब ये हो गया कि जो एनर्जी हम लोग निकालते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कौन चीज का, इसका स्टेबिलिटी का। कौन चीज का बात करेंगे, स्टेबिलिटी का। तो फिर हम इसको मिटा दें, स्टेबिलिटी का बात करें। स्टेबिलिटी ऑफ CsF, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का, स्टेबिलिटी का हम बात करते हैं। कौन सी का बात करते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के स्टेबिलिटी का। ठीक है, तो देखिए इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है। तो हम बता रहे हैं कि जो ये जो होता है स्टेबिलिटी बराबर होता है, स्टेबिलिटी बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए चिलेटिंग लिगांड का नाम सुने हैं, चिलेटिंग लिगांड का।
जो रिंग बनाता है। तो नॉर्मल जो होगा उससे ज्यादा वो रिंग वाला क्या होगा, स्टेबल होगा। और उससे भी ज्यादा कौन सा हो जाएगा, जो कार्बन डोनर एटम है, जो कार्बन डोनर एटम है वो जल्दी लोन पेयर डोनेट करके क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो हम इस पे लिख देते हैं कार्बन डोनर एटम, कार्बन डोनर एटम सबसे ज्यादा स्टेबल। देखिए सबसे ज्यादा कौन स्टेबल, कार्बन डोनर एटम। उसके बाद कौन स्टेबल, उससे कम होगा कि जो चिलेटिंग लिगांड, क्या होगा, चिलेटिंग सबसे ज्यादा कार्बन डोनर एटम होगा, फिर उसके बाद चिलेटिंग लिगांड। उससे भी कम कौन सा हो जाएगा, CFSE, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ये दोनों से जब डिसाइड ना हो तो सबसे पहले हमारे हिसाब से ये लगाइएगा, इससे डिसाइड ना हो तब ये तब ये, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसका स्टेबिलिटी भी निकाल सकते हैं। देखिए कितना इजी है। आप कार्बन डोनर आइटम देख लीजिएगा, जिसमें होगा उसको बोल दीजिएगा सबसे ज्यादा स्टेबल, ठीक है। यदि ये नहीं है, चिलेटिंग लिगांड है, देख लीजिएगा जो चिलेटिंग लिगांड है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। ये भी नहीं है, तब ये इसमें देखिएगा, इसका जो रूल है निकालने का, ऑक्सीडेशन नंबर पहले निकालिएगा, फिर से नेचर ऑफ से सेंट्रल मेटल एटम, फिर क्या निकालना है, नेचर ऑफ लिगांड, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। तो ये आप भी निकाल सकते हो, वैसे हम एक एग्जांपल करा देते हैं इसमें। ये स्टेबिलिटी के आधार पे क्या किया, एक हम सवाल लिए हैं। इस सवाल में देखना है किसका ज्यादा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर से ही चेक करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर इसका +3 हो जाएगा, इसका भी +3 हो जाएगा, इसका भी +3 हो जाएगा। चूंकि ये -6 होता है, ये 0 हो जाएगा, नहीं NO2 -6 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर +3, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकला, +3, ऑक्सीडेशन स्टेट +3। अब देखिए बात करते हैं आगे, जब ऑक्सीडेशन नंबर से नहीं निकलता तो हम क्या करते हैं, देखते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम का नेचर कैसा है, कौन चीज का है सेंट्रल मेटल एटम, सेकेंड का, ये भी ये सब सेम ही है, मतलब 3D सीरीज का है ये भी 3D सीरीज, ये भी 3D सीरीज, ये भी 3D सीरीज। अब आगे बात करते हैं लिगांड के नेचर से। लिगांड का नेचर देखिए, ये कैसा है, न्यूट्रल लिगांड, ये भी कैसा है, ये एनायनिक है, ये भी एनायनिक। तो आप देखिए इसमें नेचर, उससे पहले सेंट्रल मेटल एटम हम देख लेते हैं, ठीक है। ये कौन सा लिगांड है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ठीक है। ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड। ये कैसा है, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड है, और ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड। क्या ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड है, फटाफट बताइए, क्या ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड है। याद कीजिए कॉन्सेप्ट दिए थे Fe3 के साथ, ये H2O स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड नहीं होता, ये क्या हो जाता है, वीक फील्ड लिगांड होता है, ये वीक फील्ड लिगांड हो जाएगा। जब ये वीक फील्ड हो गया तो सबसे एनर्जी कम इसका हो जाएगा। अब ये दोनों का बात रहा, ये दोनों में देखिए हो गया, नहीं पता चला। अब चिलेटिंग लिगांड दोनों नहीं है क्या, नहीं ना। तो कार्बन डोनर आइटम किस में है, कार्बन डोनर आइटम इसमें है, इसका ज्यादा हो जाएगा, फिर अब इसका होगा, फिर इसका हो जाएगा, ठीक है। इसका क्यों होगा ये दोनों में, क्योंकि ये कार्बन डोनर आइटम देने वाला कार्बन आइटम है, इसमें कार्बन डोनर आइटम नहीं है। ये दोनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, ये, उसके बाद ये, तब ये, चूंकि ये सबसे कम स्टेबल है, यही दोनों में लड़ाई था, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल, मतलब हो गया 3 का सबसे ज्यादा, फिर 2 का, तब फिर 1 का। इस प्रकार से एक हम एग्जांपल करके बता दिए। अब हम बात करते हैं इसके कलर का। ये जब सॉल्यूशन में जाता है, पानी में बोले थे ये सब जाता है तब बॉन्ड बनाता है, जब जाता है तो कुछ कलर भी दिखाता है। क्या करता है, कुछ कलर भी दिखाता है। और कलर कैसे दिखाता है, आप लोग को बताए थे ना, कलर कैसे दिखा, कंपाउंड, कंपाउंड के कलर के बारे में।
कलर ऑफ कंपाउंड, ठीक है। देखिए CuSO4 इज कलरलेस, but CuSO4.5H2 is कलरेड होता है। मतलब CuSO4 में कोई कलर नहीं होता, लेकिन इसमें कलर होता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? ब्लू विट्रियोल कहते हैं, ब्लू विट्रियोल कहते हैं। अर्थात हिंदी में इसको बोले तो नीला थोथा। नीला थोथा कहते हैं, ठीक है। तो अब बताइए कि जो ये कलर जो दिखाया, पहले कलर नहीं था इसमें, बाद में ये क्या किया, हम कलर दिखाया, उसका क्या कारण हो सकता है? कुछ तो बात हुआ होगा कि जो पदार्थ पहले कलर नहीं था, जैसे पानी में गया तो कुछ ना कुछ कलर दिखा दिया, उसका कोई तो रीजन होगा। वैसे तो कलर कोई नहीं दिखाता है, कोई बात होगा नहीं जी। तो क्या कलर हो बात होगा? इसके लिए दो रीजन है। ड्यू टू टू रीजन, ड्यू टू टू रीजन shows कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो रीजन से क्या करता है, कलर दिखाता है। पहला रीजन है डी ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन। दूसरा है चार्ज ट्रांसफर, तो ये चार्ज ट्रांसफर तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं LMCT, मतलब लिगांड मेटल चार्ज ट्रांसफर, इसको बोलते हैं लिगांड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, और दूसरा होता है कि जो MLCT, मतलब मेटल से लिगांड में जो क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर होता है। मेटल टू लिगांड चार्ज मतलब मेटल से जो लिगांड में चार्ज ट्रांसफर होगा, चार्ज से मेटल में क्या होगा, सॉरी, मेटल से लिगांड में चार्ज ट्रांसफर होगा, लिगांड से मेटल में जो चार्ज ट्रांसफर होगा उसके कारण भी क्या करता है, कलर दिखाता है। और होता है MM, मतलब मेटल टू मेटल, MMCT, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या किए, आप रीजन जान लिए कि दो रीजन से होता है चार्ज। जो कोई भी पदार्थ पानी में क्या करता है, मतलब अपना कलर दिखाता है, तो उसका दो रीजन हो सकता है, एक डीडी ट्रांजिशन, एक चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। तो अब डीडी ट्रांजिशन को आप लोग भली भांति जानते हैं, केवल हम लिखा देंगे। जो कैसे कलर क्या आता था, लाइट आता था, ठीक है, वैसे हम एक बार बता देते हैं।
ये बेरी सेंटर हुआ, सॉरी मान लीजिए ये वैसे बेरी सेंटर नहीं, वैसे है, ये हुआ बेरी सेंटर। क्या हो गया ये बेरी सेंटर हुआ। चलिए ये बेरी सेंटर हुआ। यहां से इसको क्या कीजिए, इजी ऑर्बिटल को दिखा दीजिए, मतलब ऑक्टाहेड्रल का ले लेते हैं इजी ऑर्बिटल, और यहां से ले लीजिए इसको T2G ऑर्बिटल, ये T2G ऑर्बिटल। मान लो कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहां से सूर्य ने लाइट छोड़ा, प्रकाश छोड़ता है, जैसे प्रकाश छोड़ा यहाँ है, यहाँ से इसमें जाएगा, कुछ देर रहेगा, फिर ये वापस इसी में आ जाएगा। इसके दौरान जो कुछ एनर्जी लॉस होगा, उसी के कारण क्या होगा, दिखा सकता है कलर, या फिर जो ये एनर्जी को अवशोषित, उससे जो कलर अवशोषित करेगा, कुछ ना कुछ कलर को गेन करेगा, उसके विपरीत क्या करेगा, ये कलर दिखा देगा। ठीक है, अब देखिए कौन कौन कलर दिखा सकता है इसमें, हम वो भी लिखिए देते हैं। ठीक है, तो सूर्य से कौन कौन प्रकाश निकलता है, उसके विरुद्ध में कौन कौन दिखाता है। जब सूर्य से रेड या वायलेट किरण को अवशोषित करेगा तो येलो ग्रीन दिखा देगा। जब येलो ग्रीन को अवशोषित करेगा सूर्य के प्रकाश से, कौन चीज को दिखाएगा, ये मतलब एक दूसरे को दिखाते रहेगा, चाहे ये अवशोषित करेगा तो इसको दिखाएगा, ये अवशोषित करेगा तो इसको दिखाएगा। वैसे ही सब में होगा, इंडिगो येलो दिखा देगा, येलो को यदि अवशोषित किया तो इंडिगो को दिखाएगा, ब्लू अवशोषित किया तो ऑरेंज दिखाएगा, ऑरेंज अवशोषित करेगा तो ब्लू को दिखाएगा, ब्लू ग्रीन को अवशोषित किया तो रेड को दिखाएगा, रेड अवशोषित किया है तो कौन सी दिखाएगा, ब्लू ग्रीन, मतलब एक दूसरे को उल्टा। मतलब ये देखते हैं सूर्य के प्रकाश से ये ऑर्बिटल, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल कौन सा कलर को अवशोषित किया, उसके विपरीत कलर को क्या कर देता, ये दिखा देता, नहीं तो उस कलर को दिखाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन गया तो गया, यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी हुआ, सूर्य का प्रकाश आया, बहुत ज्यादा एनर्जी हुआ, बहुत ज्यादा एनर्जी होने के कारण क्या होता है, इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिस कारण ये थोड़ा समय के लिए वहां जाता है, और जब कोई एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जाएगा तो कुछ एनर्जी लॉस होगा, जैसे इसमें जाएगा एनर्जी लॉस होगा, थोड़ा देर देगा तो और एनर्जी लॉस होगा, वापस फिर आएगा तो और एनर्जी लॉस होगा, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाता है कि जो जितना एनर्जी लॉस होता है वो उस कलर का, उस तरह के कलर दिखाने लगता है, वो हो जाएगा चार्ज ट्रांसफर के कारण। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये समझ लिए होंगे, स्प्लिटिंग समझ लिए होंगे। ठीक है, तो कैसे कलर दिखाता है। अब हम इस सब को क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी जो हम क्या किए थे, ग्राफ से बताए थे, उसको अब हम क्या किए, बढ़िया से लिख लिए। तो देखिए क्या क्या लिखे, ए लिगैंड ऑफ पार्टिकुलर वेवलेंथ स्ट्राइक्स इन माइनस इन T2G ऑर्बिटल लोअर एनर्जी। मतलब क्या कि जो T2G ऑर्बिटल पे जो था, क्या किया, स्ट्राइक किया, कौन सी वेवलेंथ, ठीक है, जो एक इलेक्ट्रॉन है उस पे, वो कहाँ गया, G ऑर्बिटल में गया, मतलब लोअर एनर्जी से कहाँ चले गया, हायर एनर्जी में। पहले ये बता रहा है केवल स्ट्राइक किया, किस पे क्या किया स्ट्राइक किया, किस पे, T2G ऑर्बिटल पे, केवल क्या किया, स्ट्राइक किया T2G ऑर्बिटल पर। T2G ऑर्बिटल का एनर्जी क्या होता है, लॉ होता है, ऑक्टाहेड्रल के लिए बात करते हैं, एनर्जी लॉ होता है। वही लिखे T2G कक्षा में तरंग दैर्घ्य क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पर पड़ता है। उसके बाद देखिए क्या लिखे, उससे आगे इलेक्ट्रॉन पे पड़ने के बाद वो क्या हो जाता है, एक्साइट होकर कहाँ चले जाता है, Eg ऑर्बिटल में, हाईएस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल में चले जाता है। तो वही लिखे हैं उसके बाद कि जो द इलेक्ट्रॉन आफ्टर गेटिंग एनर्जी इज एक्साइटेड, जो एनर्जी क्या हो जाता है, एक्साइट हो जाता है, जब वो तरंग दैर्घ्य पड़ता है तो एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर उसका एनर्जी बढ़ जाता है, एक्साइट हो जाता है टू हायर एनर्जी, कहाँ चले जाता है एक्साइट होकर, हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल फॉर एक्साइटेशन, किस लिए, वो अपनी उत्तेजित अवस्था को खत्म करने के लिए, एक्साइटेशन को खत्म करने के लिए वहां चले जाते हैं। बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, ईडी कक्षा में चले जाते हैं अत्यधिक उत्तेजित होकर कहाँ चले जाते हैं, अत्यधिक मतलब एनर्जी वाले कक्षा में, मतलब ईजी वाले कक्षा में चले जाते हैं। उसके बाद देखिए एक्साइटेड एनर्जी इज अनस्टेबल इन ईजी ऑर्बिटल, देन इट कम बैक लोअर एनर्जी एंड कलर सोल, मतलब ये बोल रहा है वहां से क्या हो जाता है,
फिर एक्साइटेशन को कम करके खत्म करके वो अपने क्या आ जाता है, अपने वाले एनर्जी जो उसका है लोअर एनर्जी उसमें फिर से वापस आ जाता है, और आने के दौरान जो कुछ एनर्जी लॉस होता है वही क्या करता है, अपना कलर दिखाता है। ठीक, इस प्रकार से हम क्या किए, ये भी लिखा दिए। अब हम एक ही बस थोड़ा सा बचा है कि नोट पॉइंट लिखा देते हैं। क्या नोट पॉइंट लिखाना है, वही जो बताए थे कि D0 और कौन चीज D10, D0 और D10 कलर जनरली शो नहीं करता है, लेकिन कुछ केस में करता भी है। तो वो किसकी वजह से करता है, चार्ज की वजह से। क्या लिखेंगे, जनरली D0 and D10 do not show, नहीं दिखाता है, जनरली D0 and D10 do not show कलर, कलर क्या करता है, नहीं दिखाता है। बट क्या होता है, कभी कभी क्या करता है, कलर यदि शो करता है ड्यू टू किसके कारण, चार्ज के कारण, चार्ज ट्रांसफर के कारण। बट इन केस शोज ऑफ, मतलब दिखाता है, शोज कलर, यदि कभी कलर दिखाता है तो इसके कलर ड्यू टू, यदि लेकिन किसी केस में कलर दिखाता है, ठीक है, तो वो किसके कारण दिखाता है, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर के कारण, चार्ज ट्रांसफर। मतलब ये कलर नहीं दिखाएगा, D0 और D10 जिसका भी कॉन्फ़िगरेशन है वो कलर नहीं दिखाएगा, लेकिन यदि किसी केस में वो कलर दिखा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो चार्ज की वजह से क्या कर रहा है, कलर दिखा रहा है। तो इस प्रकार से आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक पार्ट को खत्म कर दिए। क्या कर दिए, एक पार्ट को खत्म कर दिए। अब अगला पार्ट जो लास्ट पार्ट है 3 से 4 क्लास होगा, और उसके बाद हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खत्म हो जाएगा, जो कि बहुत खतरनाक चैप्टर है, इनऑर्गेनिक का बहुत खतरनाक चैप्टर है। और आप लोगों को हम बहुत अच्छे तरह से समझा के हर चीज बताए, ठीक है। पिछले लेक्चर में हम बिल्कुल जो समझाए, अभी आज उस लेक्चर को क्या किए, पूरा लिखे, ठीक है। तो अब जो हम आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आइसोमेरिज्म, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है, फिर भी आप लोगों को हम बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे, इजी करके समझाएंगे, जैसे हम पहले अभी बताए, थोड़ा भी भारी नहीं लगा होगा, ठीक है, और बिल्कुल समझ में आएगा। और आशा करते हैं कि आपका अभी तक का सारा लेक्चर बहुत अच्छा से कंप्लीट हो गया होगा और आप याद भी करते होंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।